नेक्स्ट हेडिंग देना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेडिंग दीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक चीज समझना है आपको बेटा, सभी बच्चे समझेंगे भी और तभी मजा आएगा। आप समझिए थोड़ा सा, साथ में चीजें थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, अच्छा फील आएगा। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तो हेडिंग दीजिए बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज का हेडिंग है, आज तारीख कितना हो गया? 5 6। ओके, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा बेटा थोड़ा सा। चलिए बेटा देखिए एक बार, देखिए हेडिंग दीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेडिंग दीजिए। यस सर, दे दिया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ये समझिए थोड़ा। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आप लिखिए यहाँ पे द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज which depends on number of particle the properties which depends on number of particle। जो ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल ओके बेटा, and Yes. independent of nature of particle नेचर ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब होता है? नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है जैसे साइज क्या है, साइज बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज क्या है, चार्ज +2 है +3 है या +1 है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली on number of particle and independent of nature of particle नेचर ऑफ पार्टिकल का मीनिंग हो गया साइज, चार्ज, etc ना। साइज और चार्ज से इंडिपेंडेंट हो उसको क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ओके बेटा, बोलिए। अब यहाँ पे क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके का होता है, 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ओके बेटा, तो 2 पॉइंट यहाँ पे और जोड़ना चाहे तो जोड़ लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीपी लिख देते हैं। सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा। ओके बेटा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बोलना है देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, 4 तरीके का
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द फर्स्ट का नाम है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट का क्या नाम है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में RLVP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RLVP। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो बेटा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे बात ये आती है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं बेटा, एक नोट पॉइंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे। अगर मान ली जितनी भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो NaCl की बात करो आप, एक NaCl को जो वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो वो टूट जाता है या नहीं? जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 1 मोल NaCl लेते हैं आप। सपोज करिए 1 मोल NaCl लिया आपने, ठीक है बेटा, और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो 1 मोल Na+ का भी बन गया और 1 मोल Cl- का भी बन गया। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 2 मोल हो गए ना? हो गए नहीं हो गए? यस सर। तो इसका मतलब वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब कभी डिसोसिएट हो गया, कोई मान लो आपने तो 1 ही मोल NaCl डाला है और 1 मोल NaCl 2 मोल में टूट गया। क्यों? क्योंकि 1 मोल Na+ का और 1 मोल Cl- का। साइज फैक्टर नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। साइज छोटा है या बड़ा है वो फैक्टर नहीं है, चार्ज फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट और एसोसिएट होता है तो उस तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल बोलते हैं। वो नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल तो आपने 1 ही मोल NaCl डाला है ना बेटा, नॉर्मल तो आपने 1 ही मोल NaCl डाला है, लेकिन वो 2 मोल बन गया। इसका मतलब इस तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहलाते हैं बेटा? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव। एक पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इफ सॉल्यूट पार्टिकल is dissociated, if solute particle is dissociated or associated in a solution, if solute particle is dissociated and associated in a solution, अगर solute particle dissociate और associate हो रहा है, solute particle, यहाँ पे 2 बार पार्टिकल लिखा गया है, इसको अभी बार कम कर लीजिए। if solute particle is dissociated and associated in a solution, then this type of colligative properties, then this type of colligative properties is known as abnormal colligative properties। इस तरह की colligative properties को abnormal बोलते हैं। देखो कोई भी यार abnormal तो हो ही रहा है ना, अगर solid particle टूट रहा है इसका मतलब वहां पे normal तो condition नहीं हुआ, वो abnormal हुआ बेटा। Is it clear or not? तो अगर solid particle is dissociated and associated in a solution, then this type of colligative properties is known as abnormal colligative properties। इस तरह के colligative properties को abnormal बोलते हैं बेटा। ओके, यस सर। एग्जांपल अभी हम समझाएंगे। अभी तो पूरी बात हो गई आपसे, थोड़े थोड़े समय में सब बात हो जाएगा, आप सब समझ जाइएगा। तो मैं क्या क्या बोला आपसे, अभी जो बोला मैंने, एक बार थोड़ा सा उसको समराइज कर ली जाए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब साइज, चार्ज, साइज बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, चार्ज +1 है, +2 है, +3 है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद मैंने बोला कि 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। पहला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमने बोला कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल ऐसा है जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है, तो उस तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल होते हैं।
अब इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन सीखना है बेटा अपने को, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके लिए एक टर्म की जरूरत पड़ेगी आपको, जिसका नाम होता है वन हॉफ फैक्टर। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय द हेल्प ऑफ वन हॉफ फैक्टर। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। अब यहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी। सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय द हेल्प ऑफ वन हाफ फैक्टर। इसको आप अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है और इस टर्म का यूज हम बहुत बार करेंगे। वन टॉप फैक्टर को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आई। वन टॉप फैक्टर का कैलकुलेशन धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, सीखिएगा बेटा और आपको समझ में भी आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय द हेल्प ऑफ वन ऑफ फैक्टर। ओके बेटा, तो वन ऑफ फैक्टर में जैसे मान लो एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं केस की बात करूँ तो केस दो तरीके का होगा, दो तरीके का केस होगा। या तो एक ऐसा होगा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है बेटा? जो टूटता नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। और दूसरा एक ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट हो। नहीं, ये दो चीज हो सकता है ना बेटा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और एक इलेक्ट्रोलाइट हो। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, ये टूटेगा नहीं और ना जुड़ेगा। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ना टूटेगा ना जुड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड जो होगा वो सेम होगा। जो ऑब्जर्व्ड आएगा, जितना डाले उतना ही रह गया ना बेटा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो, जितना आपने डाला उतना ही रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्व्ड होगा, ऑब्जर्व्ड सीपी जो होगा और थ्योरेटिकल सीपी जो होगा वो बराबर होगा। थ्योरेटिकल सीपी और ऑब्जर्व्ड सीपी बराबर होगा। तो इस केस में जब आई निकालोगे बेटा तो इसको बोलेंगे वन होगा। इस केस में आई क्या होगा, वन होगा, क्योंकि आई का मतलब यही होता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर ऑब्जर्व बढ़ जाता तो आई बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है तो आई वन रहेगा। कितना रहेगा? वाई आई, क्योंकि आई से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आई नंबर ऑफ पार्टिकल को बताएगा। आई क्या बताएगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल को। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल बराबर है तो आई क्या है? वन होगा। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ज्यादातर मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे जैसे बेटा आप कह सकते हो ग्लूकोज, जैसे आप ले सकते हो ग्लूकोज, जैसे आप ले सकते हो सुक्रोज, जैसे आप ले सकते हो यूरिया। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये टूटते नहीं है बेटा। ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो ऐसा नहीं कि टूटने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सुक्रोज, यूरिया ये सब नहीं टूटते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का हो सकता है। एक तो हम ये ले सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। एक डिसोसिएशन का केस ले सकते हैं। और अगर डिसोसिएशन हो रहा है बेटा तो ऑब्जर्व सीपी जो है वो थ्योरेटिकल से ज्यादा हो रहा है या नहीं? थ्योरेटिकल का आपने एक ही मोल डाला था, दो मोल हो गया। इसका मतलब ऑब्जर्व हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अभी लाइट कट गया है, लाइट कट गया है
तो वाईफाई बंद हो गया हमारा, लेकिन चलो देखते हैं, अपने मोबाइल से हमने कनेक्ट किया है, देखते हैं कितना चलता है। लाइट भी कटने से क्या होता है ना, वाईफाई बंद हो जाता है। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लाइट कट गया है, लाइट कटने से दिक्कत हो गया है थोड़ा। देखिए, अभी देखो बेटा, आ रहा है आवाज, स्क्रीन आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो बेटा, तब ठीक है। देखो, अभी मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, तो मैं बोल रहा था एसोसिएशन में ऑब्जर्व सीपी जो होगा वो थ्योरेटिकल से क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा, थ्योरेटिकल सीपी से ज्यादा होगा, यस और नो? तो आई Yes, sir. क्या आएगा बेटा, तो आई यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगा, केस ऑफ डिसोसिएशन में आई 1 से ज्यादा आएगा। और अगर इसका एसोसिएशन का केस लोगे तो बेटा क्या होगा, अगर केस एसोसिएशन का है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सर बहुत जुड़ सारा जा पार्टिकल जो है जुड़ जाना, मतलब 4 पार्टिकल मिलके एक मॉलिक्यूल बना ले, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। तो इस केस में ऑब्जर्व वाला क्या होगा, ऑब्जर्व सीपी जो होगा वो कम कर कम हो थ्योरेटिकल से जाएगा। कम हो जाएगा, यस सर। थ्योरेटिकल सीपी से कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आई जो होगा वो लेस देन 1 होगा, एक में आई ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन के केस में आई 1 से छोटा होगा, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई 1 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो आई का फॉर्मूला sir. क्या निकाल के आएंगे हम, आई का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो मुझे एक बात मिला कि ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब ऑब्जर्व को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल बोलेंगे। ऑब्जर्व को क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल ही हुआ ना वो। तो यहाँ Yes, पे sir. आई इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व बोलेंगे या फिर एबनॉर्मल बोलेंगे, ऑब्जर्व और एबनॉर्मल सीपी। और यहाँ पे क्या होगा, थ्योरेटिकल और नॉर्मल सीपी होगा कि नहीं बेटा? आई का मतलब Yes, ऑब्जर्व sir. और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन होगा थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसी को आई को हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेटा कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, बोल सकते हैं क्या? Yes, यहाँ पे Yes, ये भी sir. बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल ही होता है, तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल। और नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। इस Yes, आई को ये भी लिख सकते हैं बेटा कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, और एसोसिएशन हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा ना बेटा? यही होगा नहीं होगा? आई के लिए हम ये फॉर्मूला दे सकते हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा, तो आई हमें नंबर ऑफ पार्टिकल को ही तो बता रहा है। नंबर ऑफ Yes, sir. पार्टिकल ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो आई कम होगा बेटा। तो आई का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन। आपको हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई
इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सर हम थ्योरेटिकल सीपी किसको लेंगे? थ्योरेटिकल सीपी जो ले रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकल का मतलब आपने लिया है। थ्योरेटिकल का मतलब जिसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन कंसिडर नहीं हुआ है, डिसोसिएशन एसोसिएशन कंसिडर नहीं हुआ है, उसको थ्योरेटिकल बोलेंगे। जैसे मान लो कि आपने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाला, तो आपने ये मान के निकाला कि वो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअल में वो डिसोसिएट हुआ है, एक्चुअल में वो डिसोसिएट हुआ है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। आपने तो कंसिडर ये कर लिया कि वो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हुआ। थ्योरेटिकल का मतलब नो डिसोसिएशन एसोसिएशन, और ऑब्जर्व का मतलब डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। यहाँ पे आपको अगर ये दिक्कत आ रही है तो ये लिख सकते हो आप। थ्योरेटिकल का मतलब ये है, थ्योरेटिकल का मीनिंग क्या है? थ्योरेटिकल का मतलब है बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले या एसोसिएशन से पहले का थ्योरेटिकल मतलब होता है, मतलब नॉट कंसिडर्ड इन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। थ्योरेटिकल का मतलब होगा नॉट कंसिडर्ड इन डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नॉट कंसिडर्ड इन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपने डिसोसिएशन एसोसिएशन को जब कंसिडर नहीं किया तो उसको थ्योरेटिकल बोल दिया, और जब आपने डिसोसिएशन एसोसिएशन को कंसिडर किया तो उसको आपने ऑब्जर्व बोल दिया। ओके बेटा, तो हमने बोला है कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन। इसको लेके चलते हैं, आई का कैलकुलेशन इन द केस ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं बेटा। कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन, आई का कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिसोसिएशन उठाते हैं, ठीक है बेटा? यस ओके, सर। समझ में आ रहा है? एक सेकंड और रुक जा, एक मिनट मैं वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, थोड़ा सा इसका स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। ओके, ठीक है, चलो। तो आई का कैलकुलेशन इन द केस ऑफ डिसोसिएशन देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बेटा, देखो आई का कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होगा, जैसे कोई एन है, एन मॉलिक्यूल है, और ये टूटकर एन ए बना लिया। क्या बना लिया? एन मॉलिक्यूल एन ए बना लिया। और मान लो कि टी इक्वल टू 0 पे इसका मोल ए है और ये 0 है। कुछ समय के बाद टी इक्वल टू टी में इसका अगर मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, क्या बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो बताओ ये एन का मोल फाइनल क्या होगा? बताओ फाइनल मोल एन का क्या होगा? अगर ए माइनस अल्फा, ए माइनस ए अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक मोल में डिफाइन होता है ना, एक मोल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ए मोल का ए माइनस ए अल्फा होगा, और ये क्या आ जाएगा? एन ए अल्फा, क्योंकि एक मोल में, जैसे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो 1 के लिए ए अल्फा लिख रहे हो, तो एन के लिए क्या लिखोगे? एन ए अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। तो टोटल फाइनल मोल कितना आ गया बताओ? टोटल फाइनल मोल कितना आ गया? टोटल फाइनल मोल अगर हम देखेंगे तो ये आ गया ए माइनस ए अल्फा, और साथ में क्या आ गया? एन ए अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। होगा नहीं होगा? फाइनल मोल ये हो गया। और तुम्हारा देखो थ्योरेटिकल मोल तो ए ही था ना, ये तो Yes, sir. ऑब्जर्व मोल हुआ। ऑब्जर्व मोल, दिस ऑब्जर्व मोल जो हुआ ए इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा हुआ, और थ्योरेटिकल मोल तो यही है। तो यहाँ पे अगर आई निकालोगी तो क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, और डिवाइडेड बाई क्या करोगी तुम? ए से डिवाइड कर दोगी, तो आई कितना आएगा? आई आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा।
आई का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वन टॉप फैक्टर इन द केस ऑफ डिसोसिएशन 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है। आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है। एन क्या है बेटा? एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल है। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्योंकि जैसा 2 अगर NaCl है तो उसके लिए n कितना होगा? 2 होगा। K2SO4 है तो 2K प्लस और 1 SO4 2 माइनस, तो उसके लिए n कितना होगा? 3 होगा। जैसे मान लो Al2SO4 थ्राइस है तो 2Al + 3 और 3 SO4 2 माइनस 5 होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन। ओके, यस सर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब कैटायन प्लस एनायन है। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब ये बोल भी सकते हैं आप, कितना नंबर ऑफ कैटायन है वो लिख लो, नंबर ऑफ कैटायन, और साथ में क्या जोड़ दो? नंबर ऑफ एनायन को जोड़ दो। नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन n होता है। ओके, अब मान लो कि अल्फा अगर मान लीजिए कि अल्फा 0 है, मतलब डिसोसिएशन नहीं हुआ, अल्फा 0 है तो आई कितना आएगा? 1 आएगा। यस अल्फा सर। 0 तो आई 1 आएगा। और अगर अल्फा 1 है मतलब 100% हुआ तो आई कितना आएगा? 1 आएगा। 1 + n-। तो आई 1 n आएगा। आई n के बराबर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर। अगर Yes. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरा 100% है ना, आई n के बराबर होता है। मतलब आई का जो रेंज होगा 1 से लेकर n तक होगा कि नहीं होगा? यस 1 सर। से n तक। और डिसोसिएशन के केस में यही रेंज होगा। आई 1 से बड़ा और n तक हो सकता है। 1 से बड़ा और n तक हो सकता है। यहाँ इक्वल साइन क्यों नहीं लगाया बेटा? यहाँ पे इक्वल साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, फिर डिसोसिएशन का मतलब नहीं रहेगा ना। 1 के इक्वल लगा दोगे ना तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, फिर डिसोसिएशन का कोई मीनिंग रहा नहीं रहा ना। जब डिसोसिएट होगा तो आई 1 से ज्यादा ही होगा। अगर डिसोसिएट होगा तो आई 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात Yes. समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आई आपको कि वन Yes. टॉप फैक्टर कैसे निकालना है? तो तो अगर ये इनका A- अल्फा क्यों नहीं करते हैं? ए अल्फा क्यों कर, कहीं कहीं जैसे रहता है क्यूबिडियम में। देखिए, आप सही बोल रहे हैं बेटा। आप 1 मोल, सुनिए सुनिए मेरी बात, आपका कहना सही है। आप 1 मोल ले लीजिए, आप ए मोल मत लीजिए, आप 1 मोल ले लीजिए। तो 1 मोल लीजिएगा ना, एन का 1 मोल लीजिएगा तो सही है आपका, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और इधर एन अल्फा हो जाएगा, तब भी यही बात आएगा। आप मोल 1 मोल ले लीजिए। मैंने एक स्पेशल ऐसे ही ए मोल ले लिया, इसलिए हमारा आंसर में 1 + n-1 इंटू अल्फा है। ओके, देखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, और जो अल्फा लिखा जाता है ना वो 1 मोल के लिए डिसोसिएशन लिखा जाता है। तो अगर अच्छा। ए मोल का डिसोसिएशन लिख रही हो तो कितना लिखना पड़ेगा? ए अल्फा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यस एक सर। मोल का डिसोसिएशन बोल रहे हैं अल्फा है, तो ए मोल का डिसोसिएशन क्या होगा? ए ए अल्फा अल्फा। होगा। तो आप यस अगर सर। नहीं क्या चाहते हैं कि ए मोल नहीं ले, 1 मोल ले लें, आप ले लीजिए 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल मोल 1 हो जाएगा, ऐसे भी तो रेशियो टर्म है, कैंसिल हो रहा है, तो मोल का कोई ऐसा बड़ा मीनिंग है नहीं कि मोल आपने 1 लिया है कि 10 लिया है कि 100 लिया है, उससे कोई मीनिंग नहीं है। अब 100 मोल लेकर भी बनाएंगे तब भी वही बात है या नहीं? बोलो, यस सर। क्लियर है सबको? यस। लिख लीजिए I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। इज इट क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. तो ये केस ऑफ डिसोसिएशन था। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप आई कैलकुलेट करिएगा। आई का कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, तो आप करिए कैलकुलेट आई। आई का कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेट आई। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ठीक रहेगा, आपको मजा आएगा। कैलकुलेट आई में पहला क्वेश्चन है 0.1 मोलर K2SO4 दिया है और यहाँ पे लिखा है 60% डिसोसिएशन लिखा है, मतलब 60% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। 60% इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा लिखा है 0.2 मोलर Al2SO4 थ्राइस है और इसका लिखा है 50% डिसोसिएशन। और अगला लिखा है थर्ड 0.1 मोलर K4 एफिशिएंट 6 और इसमें लिखा है 80% डिसोसिएशन, ये लिखा है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एसिटिक एसिड है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और इसका पीएच दिया हुआ है
pH 2 दिया हुआ है, I कैलकुलेट करना है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, pH 2 दिया हुआ है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, सबको वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्वेंट सबका वाटर ही होगा। पांचवा इसी में है कि 10 पावर माइनस 3 दिया हुआ है, ये 10 पावर माइनस 3 मोलर है एसिटिक एसिड है, और इसका K दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 5, 10 के पावर माइनस 5। तो इसमें आपको I बताना है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला है। आयनिक को टच दिया है मैंने यहाँ पर, आयनिक को टच दिया है क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, तो हमने चाहा कि थोड़ा आयनिक का भी फीलिंग आ जाए आपको, तो 4 और 5 थोड़ा आपको आयनिक की फीलिंग देगा। 4 और 5 जो है आपको आयनिक की फीलिंग देगा। ओके ओके बेटा। यस सर। तो पहला वाला क्वेश्चन में बताओ आई कितना होगा, पहले वाले क्वेश्चन में आई कितना होगा बताएं, आप लोग बताइए। पहले वाले क्वेश्चन में आई कितना होगा, आप लोग कैलकुलेट करिए, वही फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, देखो कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन और ऑब्जर्व कंसंट्रेशन रेशियो टर्म में खत्म हो जाएगा वो, तो ये कंसंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। उसमें कंसंट्रेशन और मोल कहीं नहीं दिखता है, उसमें कंसंट्रेशन और मोल कहीं नहीं दिखता है, तो आई निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिए, एक बार आप ट्राई करिए, मजा आएगा आपको। बताइए पहले का आंसर क्या आएगा, तो क्या बताओ। सर इसमें वो कैसे वो निकालेंगे, वो आई का K2 आई का फॉर्मूला सीधा सीधा है, K2SO4 को अगर तोड़ोगी तुम, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या लिखवाया है, नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन, ये क्या बनेगा 2K प्लस, देगा और SO4 2 माइनस। कैटायन का नंबर 2 है और एनायन का नंबर 1 नहीं है, यस सर। N3 हो जाएगा। यस समझ में आ गया। आई का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 60%, अल्फा 0.6 ले लो, यस सर। 1 प्लस 3 माइनस 1 और ये 0.6 हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 0.6, 2.2। 2.2 आ जाएगा। यस सर। तो उसमें n की वैल्यू थोड़ा सा मैं 2 ले ली थी, 3 थी जबकि। N3 लेंगे ना, हमने बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ कैटायन और प्लस नंबर ऑफ एनायन, ये बोला है मैंने। पार्टिकल का मतलब सब जितना है टोटल ना लिया जाता है, कैटायन को अलग कर दोगे एनायन को अलग कर दोगे। Al2SO4 थ्राइस, दूसरा क्वेश्चन है Al2SO4 थ्राइस, जैसे सो करते हैं। Al2SO4 थ्राइस को तुम लोग तोड़ो, 2Al प्लस 3 और 3SO4 2 माइनस में टूटेगा, 2Al प्लस 3 और 3SO4 2 माइनस में टूटेगा, 2Al प्लस 3 और 3SO4 2 माइनस में टूटेगा। यहाँ पे n जो होगा, सॉरी 2Al प्लस 3 यहाँ लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखना है 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस, यहाँ पे n 5, यहाँ से जब i निकालोगे तो ये आएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 50% है तो 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, है सर। ये 0.2। आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.5 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, i 3 आ जाएगा, यहाँ पे i कितना आएगा 3 आएगा। ओके यस सर। चलो तीसरा देखो, तीसरा में कह रहा है K4 एफिशिएंसी कह रहा है, K4 एफिशिएंसी, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये टूटेगा कैसे, ये ऐसे टूटेगा 4K प्लस और पूरा एक कॉम्प्लेक्स टूटेगा एफिशिएंसी, और इस पे 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल n कितना हो जाएगा, ये
4 और 1 5, 4 5 तो आई कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 और 3 0.8, 0.8 है। ये कितना आ गया 1 प्लस 4 इंटू 0.8 3.2, तो ये आ जाएगा 4.2। 3.2। ओके क्लियर। यस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोच के बताओ। एसिटिक तो एसिड 0 pH 2 दिया है, तो सबसे पहले तुम्हें अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा के बिना आपका काम नहीं चलेगा। एन तो पता है, अल्फा नहीं पता है। सर अल्फा क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तुम लिखी नहीं हो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, अब सामने आ गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और pH 2 दिया हुआ है, तो उसमें बताओ आई कितना होगा। आई का कैलकुलेशन सीखना जरूरी है बेटा आपके लिए, नहीं सीखोगे तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ आई तो आना ही चाहिए, यस तो बहुत जरूरी है बेटा। मैं बोल रहा हूँ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और उसका pH 2 दिया हुआ है, तो आई कितना होगा। तो इसमें एंटी लॉग निकालेंगे, pH इज इक्वल टू लॉग के लगाएंगे। pH इक्वल टू क्या होता है, H प्लस कंसंट्रेशन, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है ना। तो Yes, मेरे sir. साथ एक बार देखो क्वेश्चन नंबर, तुम लोग भूल गई होगी आयनिक इक्विलिब्रियम। pH इक्वल टू क्या होता है, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। Yes, sir. तो तुम्हें पता है कि H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ से कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 आएगा। और तुमने Yes. देखा होगा कि जब एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो अगर उसका कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बनता है। अगर देखो आपने कहीं पढ़ा होगा, देखो थोड़ा सा मेरे साथ रिवीजन में कर लो आप। CH3COH ये टूटता है तो ये बनता है CH3COO माइनस और साथ में H प्लस बनता है। ये अगर कंसंट्रेशन C है तो ये 0 0 होता है और Yes, ये sir. C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा होता है। H प्लस कंसंट्रेशन तुमको कितना पता है 10 पावर माइनस 2, इसका मतलब C अल्फा कितना है 10 पावर माइनस 2 -2. और कंसंट्रेशन दिया कितना है 0.1 इंटू अल्फा इक्वल टू 10 पावर माइनस 2। अल्फा कितना है जब 10 पावर माइनस 2 बटे में 0.1, ये 0.1 अल्फा आ गया। इज इट क्लियर और नॉट। सर एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। क्या क्या बेटा, एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। कौन बोला है तुमको। पप्पू। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और जो वीक एसिड होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। वीक एसिड ये डिसोसिएशन इसका बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, लेस देन 10% डिसोसिएशन होता है। उसके पूरे रीजंस हैं, बहुत सारे बातें हैं, बट वो बात की बात है। लेकिन एसिटिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% से भी कम होता है। एसिटिक एसिड के ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वीक एसिड होता है। अब पढ़ा होगा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। HCl वगैरह रहता है ना तब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके तो अल्फा कितना आ गया बेटा 0.1। अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हमारा H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। हो। हाँ H प्लस कंसंट्रेशन C अल्फा हो गया, अल्फा कितना आ गया 0.1। आई का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा है, तो Yes, 1 sir. प्लस n कितना है 2 माइनस 1 और अल्फा कितना लोगे 0.1, ये कितना आ जाएगा 1 और प्लस 0.1, आंसर आएगा 1.1। यहाँ Yes, से sir. आई 1.1 आएगा बेटा। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। इस Yes, sir. 5वें नंबर क्वेश्चन को, 4थे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, एक बार प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखो, 5वें नंबर क्वेश्चन भी आयनिक का ही है। 10 पावर माइनस 3 दिया है 10 पावर माइनस 3 m एसिटिक एसिड दिया है और K एसिटिक एसिड का दिया है 10 पावर माइनस 5। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें आई कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सोच के इस क्वेश्चन को बताइए। तो आप K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा तो दिख ही रहा है बहुत कम है, तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अल्फा Yes. दिख रहा है कम है तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बताइए क्या होगा ये, आपने पढ़ा होगा H प्लस कंसंट्रेशन रूट अंडर K इंटू C पढ़ा होगा, Yes, sir. पढ़ा है। उससे इसको निकालिए फिर। H प्लस कंसंट्रेशन रूट अंडर K इंटू C, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो बन जाएगा बेटा। H प्लस कंसंट्रेशन जो होता है इसमें होगा रूट अंडर K इंटू C, तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 10 के पावर माइनस 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3
ये आ जाएगा 10 के पावर माइनस का रूट, और अगर दोनों का रूट लोगे 10 के पावर -4 आएगा। ये सी अल्फा इज इक्वल टू 10 के पावर -4, तो अल्फा कितना आ जाएगा 10 के पावर -4 बाई 10 के पावर -3, तो ये 0.1 आ जाएगा अल्फा, और आई कितना आ जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, फिर से वही होगा 1 प्लस 2 - 1 और मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये कितना आ जाएगा 1.1। इज इट क्लियर और नॉट? आई Yes, कितना आ sir. जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन देखो आयनिक का फिलिंग देना के लिए आपको दिया गया था, दो क्वेश्चन आयनिक की फिलिंग को देने के लिए दिया गया था। तो आई का कैलकुलेशन देखो जनरली आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा, 1 2 3 जैसा मिलेगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा तो आपको ये हमेशा समझना होगा कि कैसे आई निकाले। और एक पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, पहचान में आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैटायन एनायन से कोई बना हुआ है तो पहचान में आ जाएगा ना बेटा, कैटायन और Yes. एनायन से कोई मिलके बना है तो पहचान में आ जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई कैटायन और एनायन दिख रहा है और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन नहीं है तो इट विल ऑलवेज एज्यूम्ड एज 100%। अगर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो कितना लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप Yes, sir. लिखिएगा इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन इन अ क्वेश्चन, यहाँ पे एक नोट पॉइंट होगा, if any electrolyte is given in a question, if any electrolyte is given in a question and alpha is not mentioned in a question, alpha is not mentioned in a question, then it will always assumed as 100%. Then degree of dissociation alpha is always assumed as 100%. Alpha is always assumed as 100%. अगर कोई तो इलेक्ट्रोलाइट, सर जैसे हाँ, कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको 100% अल्फा की वैल्यू ले लेंगे। कहाँ है, नहीं दिया है, सब में दिया है अल्फा, सब में अल्फा दिया है। फोर्थ में अल्फा नहीं दिया है क्या? ये पीएच दे के अल्फा ही निकलवाया आपसे, और तो 5 में मतलब भी सर हाँ, अगर कुछ नहीं दिया होता, जैसे मान लो कि ये दिया होता 0.1 मोलर K2SO4 दिया होता और इसमें ये 60% नहीं दिया होता तो मैं मान लेता 100% है। अगर 0.1 मोलर K2SO4 क्वेश्चन में दिया है और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मेंशन है तो 100% मान के बनाते हैं। ओके, यस सर। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जैसे 0.2 Al2SO4 थ्राइस दिया है और यहाँ पे 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो दिया है, अगर ये क्वेश्चन मेंशन नहीं होता तो हम 100% ले लेते। ओके, मैं Yes, वही sir. कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन नहीं है, जैसे K2SO4 गिवन है, NaCl गिवन है और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मेंशन किया है, तो आप उसमें क्या करिएगा, 100% ले लीजिएगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो उसे हमेशा एज्यूम करना है 100%। कितना एज्यूम करोगे, 100% एज्यूम करोगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ जाता है, कोई बड़ा बात नहीं हमने बोला है। और जो आप 4 और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 4 और 5 में या तो पीएच दिया है या तो के दिया है, उन दोनों के हेल्प से अल्फा निकाला जा सकता है। और जब Yes, अल्फा निकल सकता है तो फिर 100% कैसे मान लेंगे? नहीं निकल सकता है तब 100% लेना है ना बेटा, जब नहीं निकल हाँ, सकता yes, तब 100% लेना है। ओके, समझ में आ गया? yes, yes, sir. डिसोसिएशन के केस में आई निकाल दोगे आप लोग, डिसोसिएशन के Yes, केस sir. में आई निकाल दोगे। तो अब आपका बात आता है कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट रीडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ आई। मेडिकल में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिकल में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जैसे पूछा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है तो आई 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या आई 1 के बराबर होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में आई क्या होगा, 1 से ज्यादा One होगा से ना। डिसोसिएशन के केस में, हाँ बोलो, कम होगा। डिसोसिएशन के केस में आई 1 से ज्यादा होगा, एसोसिएशन के केस में कम होगा। Yes, sir.
इन केस ऑफ तो कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन की बात करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। ओके बेटा, आई Yes, का sir. कैलकुलेशन एसोसिएशन के केस में बात करने जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे आपको मजा आएगा, समझ में खूब आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई का कैलकुलेशन इन द केस ऑफ एसोसिएशन बात हो रहा है। ओके, तो Yes. जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि इसे बहुत सारा पार्टिकल जैसे एन बी है और ये मिलके बी एन बना लिया, तो इसको क्या बोलोगे? एसोसिएशन बोलोगे ना। जैसे 4 पी मिलके एक P4 बना लिया, 8 एस मिलकर एसिड बना लिया, तो ये सब क्या है? एसोसिएशन है। तो एन बी मिलकर बी एन बना लिया, ठीक है बेटा। और मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 पे इसका ए मोल है, तो इसका क्या होगा? 0। Yes, T इक्वल टू टी पे अगर हम बात करें तो अगर मान लो बीटा यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बीटा मान लेते हैं, बीटा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो बताओ कितना होगा यहाँ पे? A ए माइनस minus beta, A beta. ए माइनस ए बीटा। देखो Yes, एन के लिए आप ए बीटा डिसोसिएशन लिख रहे हो, एक के लिए क्या होगा? ए बीटा बाई एन होगा। A beta. Yes, ए sir. बीटा बाई एन, तो देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा बेटा? एन के लिए ए बीटा लिखा, तो एक के लिए कितना होगा? ए बीटा बाई एन। तो टोटल मोल एट टाइम टी क्या होगा? फाइनल टोटल मोल कितना है? A beta by N वाला. ए बीटा बाई एन इसलिए होगा क्योंकि एन के लिए कितना लिखा आपने? एन मोल है ना यहाँ पे, बीटा हाँ. कितना मोल है? एन मोल है, और उसमें डिसोसिएशन कितना करा रहे हो? ए बीटा, उसमें डिसोसिएशन ए बीटा करा रहे हैं ना। Yes, sir. तो ये एन के लिए डिसोसिएशन है ना, एन मोल का डिसोसिएशन ए बीटा हुआ, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 ही है ना। यहाँ पे ए बीटा बाई एन बनेगा ना, क्योंकि Yes. आप एन मोल के लिए अगर मान लो कि एन मोल में एक डिसोसिएशन है, एक मोल में 1 बाई एन ही ना होगा यार। Yes, sir. तो ठीक लिखा है ना ये। तो फाइनल टोटल मोल कितना आएगा बताओ? A minus A beta plus A beta by N. फाइनल टोटल मोल आएगा ए माइनस ए बीटा और प्लस होगा ए बीटा बाई एन, ठीक है। तो ये आ Yes. जाएगा ए इंटू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 और साथ में बीटा आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा। ओके, ये Yes, तो sir. फाइनल टोटल मोल हो गया। अगर आई निकालोगी तो अब क्या आएगा? यहाँ पे आई का फॉर्मूला होता है फाइनल टोटल मोल अपॉन इनिशियल टोटल मोल, यही होगा ना फॉर्मूला बेटा। Yes, यहाँ sir. पे आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? ए। आई यहाँ से क्या आ गया? आई आ गया 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 और साथ में बीटा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. ये बात सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा। तो देखो 1 बाई एन यहाँ पे बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर डिसोसिएशन का केस देखोगी तो वहां पे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा है, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा है, तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ ना। वहां पे एन था, 1 बाई एन कर देना है यहाँ पे, ठीक। अब मान लो Yes. कि अगर बीटा तुम्हारा 0 हो गया तो आई कितना आएगा? 1 आएगा। 1. और अगर Yes. बीटा तुम्हारा 1 हो गया आई कितना आएगा? 1 बाई एन। 1 by N. देखो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 1 बाई एन होगा। 1 बाई एन मिनिमम है ना, क्योंकि एन कोई भी Yes, sir. इंटीजर होगा तो 2 4 5 होगा। अब 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 ये 1 से छोटा ही होता है। आई जो रेंज होगा 1 बाई एन से लेकर 1 बाई ए से 1 से लेकर एन से लेकर 1 तक ही रेंज आएगा। तो मैक्सिमम 1 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम 1 जाएगा। तो इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई छोटा आएगा कि नहीं? 1 से आएगा। आई 1 से छोटा आएगा ना। इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई 1 से छोटा होता है। इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई 1 से छोटा होता है। तो आई, और यहाँ पे एन के लिए कैसे समझोगे बेटा? जैसे डाइमर लिखा हुआ है कहीं पर, डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन में N2 हो जाएगा। जैसे कहीं पर डाइमेराइजेशन शब्द लिखा है, कहीं पे लिखा है डाइमेराइजेशन, कहीं पे लिखा है डाइमेराइजेशन, तो N कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कहीं मान लो ट्राइमेराइजेशन लिखा है N3. तो ट्राइमेराइजेशन में N3 हो जाएगा। तो डाइमेराइजेशन में N2 और ट्राइमेराइजेशन में N3। ओके, छोटा सा एग्जांपल से इसको समझना है, समझिए। पहला एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट आई। आई कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट आई। और पहला क्वेश्चन कह रहा है CH3COH, देखिए लिखा हुआ है 0.1 मोलर CH3COH
is dimerized in benzene. CH3COH is dimerized in benzene और इसका बीटा दिया हुआ है 30%, तो आई बताना है कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जैसे सॉल्यूट 0.1 मोलर सॉल्यूट A is trimerized in solvent B और इसका बीटा दिया है 70%, तो बताना आई क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा है 4A है और ये A4 बना रहा है और इसका बीटा दिया हुआ है 40% ले लो, बीटा 40% दिया है, बीटा 40% दिया है, तो आई क्या होगा इन तीनों केसेस में, आई बताइए। और एक A4 बना रहा है और बीटा 40% दिया हुआ है, तो आई कितना होगा इन तीनों केस में, आई बताइए। आई का फॉर्मूला वही लगाइए 1 + 1/n - 1 इंटू बी। ओके, तो पहले वाले का 0.85 आ रहा है। हाँ सही है आंसर आपका, 0.85 आएगा। देखो कभी भी अगर एसोसिएशन हो रहा है ना, तो आई 1 से छोटा आना चाहिए। अगर आई 1 से कभी ज्यादा आ गया एसोसिएशन में, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है ना। तो ये भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई होता है उससे। चलिए देखिए एक बार, तो देखिए दूसरे वाले का 0.53 आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा होगा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन पहला देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका आई जो होगा वो आएगा 1 + 1/n - 1 और साथ में बीटा आएगा, ये आएगा 1 + n, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 - 1, क्योंकि डाइमेराइजेशन में n2 होता है और बीटा दिया 0.3, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 और डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 - 0.15, ये आ जाएगा 0.85 पहले का। दूसरे में आई निकालोगे तो क्या आएगा बेटा 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/3 - 1 और इसमें आ जाएगा 0.7। ओके बेटा, तो ये 1 - 0.7 इंटू 2/3 आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो 1 - 1.4/3 आएगा, और इसको करने से 1 - 0. और लगभग 3 और 6 आ जाएगा, 0.366 आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये 0.633 आएगा, 0.633 आएगा। ओके, ये कितना आएगा 0.633 आएगा बेटा। सेकंड का आंसर हो जाएगा 0.633। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखो तुम, थर्ड में क्या कह रहा है 0.53 आ रहा है। माइनस करके देखो, सही तो, अच्छा हाँ 3 चौके 12 होता है। ओके ओके, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं, 0.466 आएगा, ये 3 चौके 12 होता है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, 0.533 हो, अभी ठीक है। ओके, 0.533 ही आएगा। और दूसरे तीसरे वाले में क्या होगा 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा, और यहाँ पे n कितना लोगे 4 लोगे ना, 1 + 1/4 - 1 और बीटा कितना है, बीटा 40% दिया है ना, तो 0.4, ये आ जाएगा 1 - 3/4 इंटू 0.4, इससे आ जाएगा 1 - 0.3, इट मीन्स ये आ जाएगा 0.7। आई निकालने के लिए समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? आई निकालना सीख रही हो? तो इसमें आयनिक वाला नहीं आएगा क्या बेटा, इक्विलिब्रियम वाला नहीं क्वेश्चंस आएंगे? फिर से बोलो एक बार, क्या बोलना चाह रही हो? कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे क्या मिक्स करके आयनिक, जैसे उसमें आया था डिसोसिएशन में आयनिक इक्विलिब्रियम हमने डाल दिया, इसमें नहीं। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम जो पढ़ी हो उसमें क्या पढ़ी हो, है? उसमें डिसोसिएशन ही तो पढ़ी हो। जब भी आप कोई भी चीज डालते थे वाटर में डिसॉल्व करते थे ना, वाटर में डिसॉल्व करते थे तो टूटता था ना, कि एसोसिएट हो जाता था। आयनिक इक्विलिब्रियम एसोसिएशन में पढ़ा गया है, डिसोसिएशन पढ़ा गया है? ये डिसोसिएशन पढ़ा गया है। फिर डिसोसिएशन में आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा कि एसोसिएशन में आ जाएगा? इससे और क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, और बना सकते थे हम, और इससे बहुत एडवांस क्वेश्चन बना सकते थे, बट तुम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोगों का हुआ नहीं है। जिस दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाता
उसके बाद इसके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाते हैं। जब हमने जेआर बैच में पढ़ाया है तो जेआर बैच में हमने क्वेश्चन के काफी हाई लेवल्स रखे हैं आई के लिए ही, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन उसमें एंट्री दिए हैं। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनको हमने पहले पढ़ाया था, तो आपका सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले नहीं है ना, इसलिए है ऐसा। तो क्वेश्चन तो बहुत एडवांस आपके सामने आता है, पर जब पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं गया है, अभी टॉपिक हुआ ही नहीं है, तो उसके क्वेश्चन कैसे ले आए बताओ। और इसमें आई का क्वेश्चन लगभग इसी तरह का बनता है, नॉर्मली यही क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली आई का क्वेश्चन यही बनता है। और देखो आई का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता नहीं, आई का एप्लीकेशन बहुत है, क्योंकि आगे जब तुम पढ़ोगी ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, 4 तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात हुई हमारी, तो 4 तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में सब में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ता है, और 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं तो चारों में आई का फैक्टर आएगा, है या नहीं। तो आई का एप्लीकेशन बहुत बढ़िया वाला है, आई का एप्लीकेशन ज्यादा है, तो आई का कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा नहीं जाना। आई का एक नॉर्मल कैलकुलेशन हमने सीख लिया है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन पूछता है। अगर तुम एक क्वेश्चन और चाहती हो कि क्वेश्चन और बताया जाए तो बताया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। जैसे कभी क्वेश्चन दे देगा आई दे देगा और तुमसे बोलेगा कि बताओ इसका अल्फा क्या होगा, तो वही क्वेश्चन हुआ, वो तो है या नहीं, क्वेश्चन वही हुआ। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल और तुम कर लो, अगर तुम चाहती ही हो कि करना है क्वेश्चन और, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 0.2 मोलर है, 0.2, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा, मैं इसको चार्ज लगा दूं। हाँ, तो मैं बोल रहा था बेटा कि अगर 0.2 मोलर है, जैसे Al2SO4 थ्राइस, ये लिखा है 0.2 मोलर Al2SO4 थ्राइस दिया हुआ है, Al2SO4 थ्राइस दिया हुआ है, और इस केस में इसका आई दिया हुआ है, आई 3 दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, इसमें अल्फा कितना हो सकता है बताओ। आई का फॉर्मूला लगाओगे 1 + n-1 इंटू अल्फा, आई का फॉर्मूला लगाओ तो 1 + n-1 इंटू अल्फा। अगर Al2SO4 थ्राइस को हम तोड़ेंगे क्या बनेगा, ये 2Al + 3 और 3SO4 2-, ओके। यहाँ पे n कितना आएगा 5, और आई का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे 1 + n-1 इंटू अल्फा, और ये कितना दिया है 3 = 1 + 5-1 इंटू अल्फा, यहाँ पे 2 = 4 अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा कितना आ जाएगा 50%, ऐसे अल्फा कितना आ गया 50%। समझ में आ रहा होगा ये बात। अब एक 2-3 नोट पॉइंट पे चलते हैं। देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जितने भी एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है और बेंजीन में वो एसोसिएट होता है, डाइमर बनता है ना, ये बात लिख लो तुम लोग। एसिटिक एसिड होता है ना पोलर, जैसे पोलर में टूट जाता है, और बेंजीन नॉन पोलर है और एसिटिक एसिड पोलर है, उसमें डाइमेराइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है ना। तो आप लिख लो एसिटिक एसिड CH3COH is dissociate in water, वाटर में डिसोसिएट होता है, बट इट इज डाइमेराइज्ड इन बेंजीन। ध्यान रखना, कभी लिख देगा ना कि CH3COH को बेंजीन में डाल दिया गया है तो सोच लेना डाइमेराइज्ड हो गया है, और CH3COH को वाटर में डिसॉल्व कर दिया सोच लेना टूट गया है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है जबकि ये बेंजीन में डाइमेराइज्ड होता है, ओके। ये छोटा सा पॉइंट हो गया। हाँ बोलो, क्लियर है ना। चलो अब एक बात और बताना है मुझे। देखो बेटा आई का फॉर्मूला क्या था हमारा, आई का फॉर्मूला था एबनॉर्मल मोल अपॉन नॉर्मल मोल, यही था ना। जैसे हमने आई का फॉर्मूला क्या लिखा था, ऑब्जर्व मोल अपॉन में क्या लिखा था बेटा, थ्योरेटिकल मोल। आपको ऐसा लगता है ये लिखा था हमने, यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो मोल होता है, मोल को क्या लिखते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। यस सर। मोल इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मोल और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या। मोल और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे आई का फॉर्मूला
मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? आई का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखना होगा तो ऊपर में थ्योरेटिकल आएगा, ऊपर में कौन आएगा? थ्योरेटिकल मोलर मास आएगा, ओके। और नीचे में Yes. कौन आएगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा, है या नहीं बोलो? उल्टा आएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास और एब्जॉर्ब्ड मोलर मास। क्लियर है? क्लियर Yes. है ना? एक थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा, तो आई इक्वल टू थ्योरेटिकल बाई ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मोल के टर्म में लिख रहे हैं तो ठीक था, लेकिन मोल और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल से देखिए, अगर मेरे पास Ab2 मॉलिक्यूल है, Ab2 मॉलिक्यूल जो है ये डिसोसिएट हो रहा है, Ab2 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और इसका दिया हुआ है ये Ab2 मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड, Ab2 मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड, ओके। Ab2 मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हो रहा है और इसका दिया हुआ है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, थ्योरेटिकल मोलर मास दिया हुआ है, लिख लो 60 लिख लो। और इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ये दिया हुआ है 150। तो पूछ रहा है आई कितना होगा, आई कितना होगा और इसमें अल्फा कितना होगा, आई कितना होगा और अल्फा कितना होगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को देना है। नहीं, यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा, रुक जाना लिखूंगा। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 150 लिख लेना और ऑब्जर्व्ड मोलर मास 60 लिख लेना, सॉरी ऑब्जर्व्ड मोलर मास 60 लिख लेना, ठीक है। थ्योरेटिकल 150 और ऑब्जर्व्ड 60, तो आई कितना होगा और अल्फा कितना होगा। Ab2 मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट हो रहा है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 150 है और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 60 है। थ्योरेटिकल को नॉर्मल भी बोलता है और ऑब्जर्व को एबनॉर्मल भी बोल सकता है ना, ऑब्जर्व Yes. को एबनॉर्मल भी बोल सकता है। कभी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है ना, समझ लेना वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास को समझ लेना वो थ्योरेटिकल को आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, बताओ आई कितना होगा और अल्फा कितना होगा, सभी बोलो बताएं। वही तो 2.5 होगा। 2.5 होगा। आई 2.5 होगा तो अल्फा कितना होगा। आई तो सेम तरीके से ही निकाला जाएगा, आई तो सेम तरीके से ही निकाला जाएगा। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 150 बटे में 60, अल्फा तो 0.75 होगा। हाँ तो इसका मतलब 15/6 तो 2.5 ही आएगा। और अल्फा आई का 0.5। हाँ तो 1 + n-1 इंटू अल्फा लगा देंगे ना। ये यस सर। 2.5 इक्वल टू 1 + n Ab2 में 3 हो जाएगा, यस सर। 3 - 1 इंटू अल्फा, तो 2.5 इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5। 1.5। अल्फा कितना आ जाएगा 75%। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस ये सर। पूरा आई का कहानी हुआ। नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आई की पूरी बातें हो गई, आई की जितनी बातें मुझे करनी थी वो हमने पूरा कर लिया है। आई की पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और आपको ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। ये सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आज के ही रात तक में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जहाँ पे दिक्कत होगा, अगर आपको पढ़ने का मन करे, यूट्यूब पे भी आप एक बार देख सकते हैं। ये सेम वीडियोज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आगे का हर एक क्लास का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको कभी मन करेगा देखने का, अगर मान लो कि आज के बाद कभी भी मन करे तो उसमें आपको पड़ा रहेगा, कभी भी आप देख लीजिए, ओके। तो ये आपका 2 चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो आपको मजा आएगा। तो आप इसके जहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन होगा ना सेक्शन में, उसको देख के आप बना लीजिएगा। सेक्शन सी या डी में होगा, वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन होगा, उसको देखकर आप बना लीजिएगा। जहाँ पे भी होगा उसका अलग एक पार्ट होगा, ओके। यस सर। तो उसको आप देख के बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास डिस्कस भी कर देंगे बेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। यस सर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा, ओके। सर पीडीएफ ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब पे डालेंगे क्या? क्या यूट्यूब पे डालेंगे क्या? यही वाला वीडियो आ जाएगा सेम जो सर तुम्हारी क्या क्लास, क्या बोल रही हो? तो आप लिंक भेजेंगे? लिंक भेज देंगे, लिंक भी ठीक है। मिलेगा आपको, और उसके बाद आपको जब मन करे देख लीजिए,
और ये वाला सेम वीडियोस मिलेगा आपको A to Z पूरा, जितना आज पढ़ाया गया वो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। ओके।